बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे CS614 जो हमारा है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना फाइनल टर्म का लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 जिसका नेम है हमारा सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके लर्निंग गोल्स क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेन टाइप्स ऑफ डाटा माइनिंग क्या होती है, हाउ क्लस्टरिंग वर्क कैसे करती है, डाटा माइनिंग एग्रीकल्चर डाटा माइनिंग में हम एग्रीकल्चर डाटा पढ़ेंगे, हाउ क्लासिफिकेशन वर्क कैसे करती है, यानी काम कैसे करती है, और अंडरस्टैंडिंग द के मीन क्लस्टरिंग। और के मीन क्लस्टरिंग हम पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। जो यहाँ से पैराग्राफ है यहाँ तक, इसके अंदर आपको सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताया गया है। Supervised learning is when you are performing DM, the supporting information that help in the DM processing is also available। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के तो जब डाटा माइनिंग परफॉर्म होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो है जो आपको माइनिंग में मदद देती है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपको पहले से पता है कि डाटा सेट में कितने ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। When we talk about unsupervised learning, you will not have such knowledge or a prior knowledge. In other words, you cannot give such factor as input to the DM technique. Unsupervised learning, you will not have such knowledge or a prior knowledge. In other words, you cannot give such factor as input to the DM technique, which can facilitate your DM processes. So whenever the user gives some input that is supervised or that is unsupervised learning। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग में क्या, तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन और ए है, ऐसे फैक्टर इनपुट में नहीं दे सकते, यानी डाटा माइनिंग की टेक्निक को जो फैसिलिटेट करे। जहाँ इनपुट देते हैं वो सुपरवाइज लर्निंग होती है, जहाँ इनपुट यूजर इनपुट ना दे वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अब आता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर इन डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग में डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, यानी हम डाटा को स्टोर कैसे करते हैं। इसके दो स्टेप्स हैं, पहला हमारा डाटा मैट्रिक्स, दूसरा हमारा है सिमिलरिटी मैट्रिक्स। डाटा मैट्रिक्स क्या होता है, टेबल और डाटाबेस। ठीक है, इसमें टेबल मैट्रिक्स में टेबल और डाटाबेस है जो डाटा माइनिंग एल्गोरिथम की एज इनपुट इस्तेमाल होगी। एंड रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट, इसमें टेबल के साइज और डिमेंशन है, यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर टेबल है, कस्टमर के एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर रीड कर लीजिए, कस्टमर के एट्रीब्यूट जो है वो 20 और 25 होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में जो है 10 मिलियन मोबाइल यूज़र है, अगर टॉप कंपनी के पास 1/3 यानी 3.3 रिकॉर्ड होंगे तो कस्टमर टेबल के अंदर जाएंगे। दूसरा हमारा जो है सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, ये हमारा सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर n मल्टीप्लाई n और m मल्टीप्लाई n होते हैं रोज। अच्छा, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है, उसको हम डिससिमिलैरिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक रो की डाटा मैट्रिक्स की दूसरी रो की उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 आई, फिर रो 1 की रो 2 से करेंगे, फिर डिससिमिलैरिटी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की एंट्री की जाएगी। जब वन रो को रो 1 से कंपेयर करेंगे तो डिससिमिलैरिटी मैट्रिक्स के इंडेक्स पे 1 और 1 जाएगा, और रो 1 को रो 2 से इसकी सिमिलैरिटी निकालेंगे, तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के रो 1 कॉलम 2 में वो वैल्यू चली जाएगी। अब ये क्या होगा, ये जो है ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, सिमेट्रिक है, इसमें डायगोनल की सारी वैल्यू 1 होगी। और जो डाटा मैट्रिक्स में n रोज और m कॉलम्स होते हैं ना,
यानी n रोज n मल्टीप्लाई बाय n और n मल्टीप्लाई बाय n, यानी इसके अंदर और जो है आपने याद रखना कि इसकी डायगोनल की सारी वैल्यू डन होगी, आपका एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और डाटा मैट्रिक्स में n रो और n कॉलम थे, ठीक है। फिर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में n रो और n कॉलम होंगे, ठीक है। इसको कंप्यूट करने की n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी m मल्टीप्लाई n स्क्वायर, क्योंकि हेडर भी टाइम में यूज होगा। अब हमारे पास आता है, अच्छा इसको हम जैसे हमारी टेक्निक्स है लाइक पैटर्न कोरिलेशन और इटरेशन यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ यूज किया जाएगा। अब मेन टाइप्स है डाटा माइनिंग की, ठीक है। इसके अंदर जो है दो टाइप्स हैं। एक है सबसे पहले हमारा सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास मेथड आ सकते हैं बायसेन मॉडलिंग, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और अनसुपरवाइजिंग में हमारी वन वे क्लस्टरिंग आती है, टू वे क्लस्टरिंग आती है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ क्लासेस आर नोन इन एडवांस। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्लासेस जो हमें पहले पता चलते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस आर नॉट इन एडवांस। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा टाइप है और जो नंबर ऑफ क्लास है ना, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। और ये पैराग्राफ है, मैं आपको समझाती हूँ, आपने ना रीडिंग कर लेनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायसेन क्लासिफिकेशन मेथड, ठीक है। लेट डिस्कस बायसेन क्लासिफिकेशन मेथड और मॉडलिंग हैज वेरी ब्रीफली। आप पास ना एक डाटा सेट है, उस डाटा सेट की जब प्रोसेसिंग की है ना, उस डाटे के अक्रेंस किए है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी की बेस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं और जो डाटा सेट अवेलेबल है उनमें देखते हैं कि एक चीज़ के होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये हाइपोथेसिस और डाटा अवेलेबल पर देखते हैं, इसको हम कहते हैं बायसेन क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिसीजन लर्निंग क्या होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, टू अंडरस्टैंड सपोज देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंटरेस्ट इन नाउ अबाउट द रिस्क फैक्टर। सपोज करें कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो जानना चाहती है कि ये कौन से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। यानी एक शख्स की उम्र 25 साल है, उसकी शादी नहीं हुई और वो उसकी नौकरी भी स्टेबल ना हो, इसलिए उसकी इंश्योरेंस में रिस्क है, उसको ऑफर करने में रिस्क है। डिसीजन ट्री लर्निंग बनाएंगे तो पहले ही पता चल जाएगा। रिस्क लो कस्टमर, हाई रिस्क कस्टमर, उनके एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज क्या होती है सब पता होता है, इसलिए ये सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज ट्री में जब नंबर ऑफ क्लासेस, उनकी क्लासेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी नहीं पता होगा, इसका मतलब हुआ कि हम किसी तरह से गाइड नहीं कर रहे कि डीएम टेक्निक को उसने डीएम कैसे करनी है, यानी डाटा माइनिंग कैसे करनी है। ना गाइडेंस दे रहे हैं ना इनपुट दे रहे हैं। कुछ लोग इतनी टेक्निक को अनसुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं। ये पैराग्राफ है, यहाँ से रीड कर लेना। जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। और प्योर अनसुपरवाइज लर्निंग में ह्यूमन एंड से कोई इनपुट नहीं जाती। अगर डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एल्गोरिथम खुद ब खुद उसको एनालाइज करे और इन एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकता है। अब हमारा आता है कि वन वे क्लस्टर क्या होता है, टू वे क्लस्टर क्या होता है, यानी अनसुपरवाइज लर्निंग में जो टेक्निक। अनसुपरवाइज लर्निंग की टू टाइप्स है, एक होता है वन वे क्लस्टरिंग, सेकेंड है हमारी टू वे क्लस्टरिंग और इसको हम बाई क्लस्टरिंग भी कहते हैं। अच्छा, वन वे क्लस्टरिंग का मतलब मीन्स दैट व्हेन यू क्लस्टरिंग अ डाटा मैट्रिक्स यू यूज्ड ऑल द एट्रीब्यूट्स। मीन जब आप डाटा मैट्रिक्स को क्लस्टर किया, क्लस्टर करने के लिए तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल किया,
इस तकनीक में सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाई जाती है, इसे क्लस्टर कहते हैं, और जो रो क्लस्टर हुई है उसके कोरस्पॉन्डिंगली डाटा मैट्रिक्स में क्लस्टर एक्सेस करता है। अच्छा, अब सेकंड है हमारा टू वे क्लस्टरिंग और बाय क्लस्टरिंग। टू वे क्लस्टरिंग का मतलब होता है here rows and columns are simultaneously clustered, यानी रोज और कॉलम्स को साइमल्टेनियसली जब हम बाय क्लस्टर किया जाता है, क्लस्टर करते हैं, उसको हम कहते हैं बाय क्लस्टर। इसमें कोई सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी मैट्रिक्स नहीं होता। बाय क्लस्टर टेक्निक लोकल व्यू देती है, आपके डेटा सेट के बारे में वन वे क्लस्टरिंग ग्लोबल व्यू देती है। अब हमारे पास आता है क्लस्टर में मिन मैक्स डिस्टेंस। अच्छा, और ये पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से डायग्राम मैं आपको सब समझा देती हूँ, रीड कर लेना। इसमें ना सर्टेन मेजर है जो ये कहेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से सिमिलर है या डिससिमिलर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की हाइट को देखें और बहुत लोगों की हाइट नोट किया, जिन लोगों को हाइट सिमिलर होगी उनको सिमिलर कहेंगे क्योंकि इनकी हाइट सिमिलर है। जिनकी ज़्यादा सिमिलर नहीं होगी यानी उनकी हाइट में फ़र्क है, उनको हम डिससिमिलर कहेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जब हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो इसमें एम्बिग्विटी आएगी। जब क्लस्टरिंग होगी उनकी पॉइंट्स को एक क्लस्टर में फोल्ड करना चाहिए जिनके दरमियान में डिस्टेंस कम है। क्लस्टर के विद इन पॉइंट में डिस्टेंस कम होना चाहिए। इंटर क्लस्टर डिस्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए, तब ही वो क्लस्टर बनेंगे। टू एट्रीब्यूट्स को क्लिक किया, एक एज है, एम्प्लॉय की एज है, और दूसरी सैलरी है। एक ग्रुप है जो 60 के पास है, यानी वो लोग जो रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन पर उनका गुजारा हो रहा है, यानी पेंशन पर उनका गुजारा हो रहा है। एक और ग्रुप जिनकी एज 60 से है लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं हो सकती, ये रिटायर नहीं हुए हो और अपनी कंपनी चला रहे हों, तो जो क्लस्टर है वो पीपल यंग नो सैलरी व फासले पर है। उन लोगों से जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी सैलरी भी कम है। यंग पीपल जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको हम आउटलियर्स कहते हैं, आउटलियर्स भी कहते हैं। हो सकता है कि ये वो लोग हैं जिनकी अबू की कंपनी हो और वो काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ क्लस्टरिंग वर्क, यानी क्लस्टरिंग वर्क कैसे करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि वर्ड्स ऑन सम नोटेशन ऑफ नेचुरल एसोसिएशन इन रिकॉर्ड्स। सम रिकॉर्ड्स आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन द अदर्स, यानी कौन से रिकॉर्ड जो एसोसिएट है दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ, ये एक एसोसिएशन होनी चाहिए। यह है, इस एसोसिएशन को ढूंढना है। इस एसोसिएशन को हम कैसे ढूंढेंगे? इस एसोसिएशन को हम डिस्टेंस मैट्रिक्स से ढूंढेंगे। डिस्टेंस मैट्रिक्स को एसोसिएशन में मैप करना है, वो रिकॉर्ड जो ज़्यादा एसोसिएटेड है आपस में उनको क्वांटिफाई कर सके। This concept of association must be translated into some sort of numeric measure of the degree of similarity. जिन एट्रीब्यूट की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि सब एट्रीब्यूट न्यूमेरिक हो, कुछ नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की अपॉइंटमेंट है, ये नॉन न्यूमेरिक है। जेंडर है, ये नॉन बूलियन है। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक एट्रीब्यूट को लेके फिर एसोसिएशन मेजर बनाना है, और जो रिकॉर्ड को एसोसिएट करेगा, जब उस एसोसिएशन का कोई मेजर बना देंगे तो रिकॉर्ड के दरमियान सिमिलैरिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। It works by creating a similarity matrix by calculating pairwise distance measures for n multiply m डेटा मैट्रिक्स। इस सिमिलैरिटी की बेस पर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल की सारी वैल्यूज 1 होगी, और जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें वैल्यू +1 या -1 के बिटवीन होगी। जो चीज़ अपोजिंग है, यानी एक राइज कर रही है एक फॉल कर रही है, उसमें कोरिलेशन -1 होगी, और जो एक साथ राइज या फॉल कर रही है उसमें कोरिलेशन +1 होगी। जिसमें कोई रिलेशन नहीं होगा वो 0 होगी। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है +1 -1, ये रीडिंग कर लीजिएगा। अच्छा,
Similarity matrix is represented a graph and cluster partitioning the graph and finding clues the graph. अच्छा, पार्टीशनिंग ग्राफ से ग्राफ मीन ग्राफ को हम इस तरह जो मैट्रिक्स बन गई उसमें हम दो तरह से ढूंढ सकते हैं क्लस्टर। फर्स्ट है हमारा ग्राफ पार्टीशनिंग यानी पार्टीशनिंग द ग्राफ, दूसरा है फाइंडिंग क्यूज इन द ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ पार्टीशनिंग से मुराद है कि ग्राफ को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि पार्टीशन में जो पार्टीशन वर्टिसेस हैं उनमें ज़्यादा कनेक्टिविटी हो और पार्टीशन के अक्रॉस वर्टिसेस में कम कनेक्टिविटी हो। इसको हम कहते हैं क्लिफ डिसेक्शन। वन वे क्लस्टरिंग की एग्जांपल, इसमें हमारे पास एक डाटा मैट्रिक्स है, इसमें 3 क्लस्टर डाल दिए गए, यानी डाटा मैट्रिक्स हमारे पास डाटा मैट्रिक्स है, इससे हमने ना सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाई है और इसमें क्लस्टर जो है हमने पहले डाल दिए है। डाटा मैट्रिक्स भी इसको कलर दिए गए हैं, इसमें 3 कलर दिए गए हैं। ये हमारे पास आउटपुट आई है। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर 3 दिए गए हैं, इसमें नॉइस भी डाल दी गई है। इनपुट में हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास इनपुट है इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है और इसमें ऐसे डाटा मैट्रिक्स है जिसमें 3 क्लस्टर डाले गए हैं। अच्छा, जो वाइट जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये वाइट पॉइंट है, ये हमारे नॉइस को पॉइंट कर रहे हैं। और वाइट पॉइंट जो है ये हमारे मिसिंग डाटा है और जो हमारा ब्लैक पॉइंट है ना, ये हमारे नॉइस है और वो वैल्यू डाटा की जो नहीं होनी चाहिए। हमने क्लस्टरिंग परफॉर्म की है, क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट आया है और 3 क्लस्टर जो है हमारे वाज़िह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, 1 2 3। अच्छा, अब हम करते हैं क्लस्टरिंग वर्सेस यानी क्लस्टर डिटेक्शन क्या होती है। इन वन वे क्लस्टरिंग रीऑर्डरिंग ऑफ ग्रुप असेंबल क्लस्टर, जब हम वन वे क्लस्टरिंग करते हैं उसके अंदर जब हम रीऑर्डरिंग करते हैं रोज और कॉलम्स की, तो वो क्लस्टर को सैंपल करते हैं। इफ द क्लस्टर आर नॉट असेंबल दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अगर क्लस्टर असेंबल नहीं होंगे तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वंस क्लस्टर आर असेंबल, जब क्लस्टर असेंबल हो गए, दे कैन बी डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली। इसको हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे यूजिंग क्लासिकल टेक्निक्स के जरिए, जैसे कि के मैप है हमारे पास है। मतलब हमारे पास एक क्लस्टर है, उस डाटे को हमने, हमारे पास डाटा है उसको हमने क्लस्टर कर लिया। जब हम डाटे को क्लस्टर कर लिया तो क्लस्टरिंग होगी, फिर क्लस्टर को हमने डिटेक्ट किया और ये क्लस्टरिंग फास्ट और फॉलोड बाय क्लस्टर डिटेक्शन है। अगर इंडस्ट्रीज इनपुट ले और इसमें क्लस्टर को डिटेक्ट करने की कोशिश करें विदाउट परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग, तो वहाँ कुछ नहीं निकलेगा। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा क्लस्टर को पकड़ ले, जब क्लस्टरिंग हो ना जाए तो क्लस्टर डिटेक्शन से काम की चीज़ नहीं निकलती। अब हम पढ़ते हैं कि क्लस्टर वर्सेस क्लस्टरिंग डिटेक्शन एग्जांपल। ये आपके पास इमेज ए है, इमेज बी है। इमेज ए में हमें ये नहीं पता होता कि इसमें कितने क्लस्टर हैं और हर पॉइंट में कितने क्लस्टर हैं, लेकिन फिगर ए में हमने क्लस्टर डिटेक्ट करना मुश्किल है, काम है। क्लस्टर डिटेक्शन करते वक्त क्लस्टर है नज़र में ज़रूरी नहीं है। फिगर बी में देखते हैं तो 3 क्लस्टर है, 1 2 3। फिगर ए और फिगर बी आइडेंटिकल फिगर नहीं है बल्कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। फिगर ए को रिकॉर्ड किया गया साइंटिफिक तरीके से, इससे फिगर बी बन के आ गई। फिगर बी क्लस्टर आउटपुट है और क्लस्टर आउटपुट पर हम क्लस्टर डिटेक्शन करेंगे।
तो बड़ी आसानी से 3 आउटपुट ले लेंगे। फिगर ए को इनपुट के तौर पे लेंगे। हो सकता है कि हम कुछ भी ना पकड़ सके। जो लोग न्यू डाटा माइनिंग में आए हैं वो समझते हैं कि क्लस्टर डिटेक्शन और क्लस्टरिंग एक ही चीज़ है। क्लस्टर डिटेक्शन का जो है वो मशहूर एल्गोरिथम है जिसका नेम के मीन्स है और वो समझते हैं कि के मीन्स ही सब कुछ है। अब हम चलते हैं कि के मीन्स होता क्या है। के मीन्स के इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले given k, the key main algorithm is implemented in 4 steps. Partition objects into k non-empty subset. पहले में करते हैं कि जो इसका डाटा सेट है मेरे ख्याल में इसमें k नंबर ऑफ क्लस्टर्स हो। दूसरा, compute seed points as the centroids of the clusters of the current partition. The centroid is the center mean point of the cluster. जब क्लस्टर बना लेते हैं तब ये देखते हैं कि जब क्लस्टर डिफाइन किए गए उस क्लस्टर का सेंट्रॉइड पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। उस पॉइंट को क्लस्टर में यानी सेंट्रॉइड पॉइंट का मीन भी हो सकता है, इसलिए ये के मीन है। और ये था। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है असाइनिंग ईच ऑब्जेक्ट टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट सीड पॉइंट। ये पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और हर सेंट्रॉइड पॉइंट के साथ जिन पॉइंट का डिस्टेंस उस मीन या सेंट्रॉइड पॉइंट से ऊपर होता है और उनको कहते हैं कि ये पॉइंट इन क्लस्टर को बिलोंग करते हैं और ये इस क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। गो बैक टू स्टेप 2, स्टॉप एंड नो मोर असाइनमेंट। इस प्रोसेस को रिपीटेडली रिपीट करते हैं यानी न्यू क्लस्टर का फिर मीन निकालते हैं और हर पॉइंट का मीन से फासला मालूम करते हैं। क्लस्टर को दोबारा रिकन्फिगर करते हैं। अभी आपके पास क्लस्टर में एग्जांपल दी गई हुई है जिसके अंदर आपके पास फिगर ए है। फिगर ए में ये देखें 2 रंग्स के पॉइंट नजर आ रहे हैं। एक सेट को कलर एक क्लस्टर है, दूसरे सेट को दूसरे क्लस्टर है। इसमें पॉलीगॉन बन गए हैं, ठीक है। और जो क्लस्टर को सिग्निफाई भी कर रहे हैं, अब जो फिगर बी में न्यू पॉइंट आ गए हैं, रेड है। फिगर बी में न्यू पॉइंट आ गए हैं रेड कलर में। ये रेड पॉइंट वो सेंट्रॉइड है के मीन पॉइंट जो कि क्लस्टर के पॉइंट्स के मीन पॉइंट उसके क्लस्टर के मीन पॉइंट है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो क्लस्टर की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्लस्टर की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ में आता है रेलेटिवली एफिशिएंट और टी के एन वेयर एन इज हैश ऑब्जेक्ट। इसका जो है ये आप हम इसके अंदर एन जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है, के हमारा क्लस्टर होता है और जी टी होता है ना हमारा आइट्रेशन होता है, ठीक है। ऑफ्टन टर्मिनेट्स एट अ लोकल ऑप्टिनियम। ये कब खत्म होता है, जब आपके पास लोकल ऑप्टिनियम आता है। ये ग्लोबल ऑप्टिनियम में बी फाउंड यूजिंग टेक्निक सच एज ग्लोबल ऑप्टिमम, ठीक है, कब फाउंड होता है जब आपके पास डिटर्मिनिस्टिक नीलिंग और जेनेटिक एल्गोरिथम्स होते हैं। अब इसकी वीकनेस के एप्लीकेबल ओनली व्हेन मीन इज डिफाइंड दैट व्हाट अबाउट कैटेगोरिकल डाटा नीड टू स्पेसिफाई के द नंबर ऑफ क्लस्टर इज एडवांस। हम इस के को स्पेसिफाई करते हैं और जो क्लस्टर्स है ना, नंबर कितने क्लस्टर्स हैं उनको हम पहले ही बता देते हैं।
अनएबल टू हैंडल नॉइसी डेटा एंड आउटलायर्स। इसके अंदर नॉइसी डेटा और आउटलायर्स है। अनएबल टू हैंडल नॉइसी डेटा और आउटलायर्स। इसके अंदर नॉइसी डेटा और आउटलायर्स को हैंडल करना अनएबल है। नॉट सूटेबल टू डिस्कवर क्लस्टर विद नॉन कन्वेक्स शेप। ये सूटेबल नहीं है कि हम जो है क्लस्टर को डिस्कवर करें नॉन कन्वेक्स शेप से। अब ये जो है आपके पास डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, आपने रीड करना है। के में मीन फेयरली फास्ट टेक्निक्स है, ठीक है। आम तौर पर ये टर्मिनेट करता है, जो क्लस्टर बनता है वो अच्छी होती है। सेकंड है हमारा कि ये सिर्फ डाटा सेट पे काम कर सकते हैं जहाँ मीन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ लोगों को पसंद नापसंद उनकी आंखों के रंग, बालों के रंग, वहाँ के मैप ऐसे काम करेगा। थर्ड है, इसके अंदर जो आपकी थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हम नंबर ऑफ क्लस्टर बनाने पड़ते हैं एडवांस में। फोर्थ है, इसमें नॉइस तो ये खराब होते हैं और ये रिबोस टेक्निक नहीं है। फिफ्थ है कि इसमें जो क्लस्टर बनते हैं वो कन्वेक्स है, मतलब अगर कोई पॉलीगॉन बनाए, किसी दो पॉइंट्स को लाइन से जोड़े तो लाइन उस पॉलीगॉन से बाहर नहीं निकलती। ये था हमारा आज का लेक्चर।